हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ था। अभी तक हमने अ, ये डिस्कशन कर लिया था कि नया साझेदार के प्रवेश की रिक्वायरमेंट क्यों है। कोई भी नए साझेदार का प्रवेश क्यों किया जाता है साझेदारी फर्म में। अगर हम किसी नए व्यक्ति को एज अ साझेदार क्या कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं, उनका एडमिशन क्यों किया जाता है, ये सभी बातें हमने समझ ली थी कि क्यों क्यों किसी नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। तो हमने ये समझा था कि अतिरिक्त पूंजी के लिए हम करते हैं, साथ ही साथ प्रबंध में हाथ बटाने के लिए करते हैं, और तकनीकी योग्यता मतलब हमारे जो साझेदार नया जुड़ रहा है, जो पार्टनर नया साझेदारी फर्म में आ रहा है, वो क्या है, वो तकनीकी रूप से योग्य है, जैसे वो सीए से इंजीनियर है, इस तरह से। और व्यवसाय का हमें क्या करना है, व्यवसाय का विस्तार करना है। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें, अपना जो बिजनेस है उसका एक्सपांशन करें, और जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम करते हैं। अब जोखिम उठाने की क्षमता, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, पहले ए और बी केवल दो ही साझेदार थे, तो सारा लॉस किनको बियर करना पड़ता, इन दोनों ही साझेदारों को। अब इन्होंने क्या करा, सी को अपने यहाँ पार्टनर बना लिया, तो अब अगर कोई लॉस होगा तो वो कौन उठाएंगे, तीनों लोग मिलकर के उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके जोखिम उठाने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हमने समझा था। इसके बाद हमने समझा था प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि एक नए साझेदार को अगर हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। इसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई नया साझेदार अगर साझेदारी फर्म में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, तो उनको ये सारी बातें क्या करनी चाहिए, पहले ही कर लेनी चाहिए। मतलब ये सब चीजें करनी पड़ती है जब भी कोई नया साझेदार क्या हो, नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है या उसका प्रवेश किया जाता है, तो ये सारे काम हमें कर लेने चाहिए साझेदारी फर्म को। तो ये सारी बातें हमने बस समझी थी कि जो भी साझेदार पुराने साझेदार है, जो भी क्या है, रिटेन अर्निंग है, जो भी सामान्य प्रॉफिट है, सामान्य संचय जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई बैलेंस है या कोई भी अगर रिजर्व है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किनके पास, जो पुराने साझेदार होंगे वो अपने इसमें बांट लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई हानि होगी, मतलब इस प्रकार के जैसे लॉस प्रॉफिट है वैसी हानि होगी, या कोई फिक्टिशियस असेट होगी, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ओल्ड साझेदार अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और अपनी कैपिटल कम कर लेंगे। समझ में आ गई। इसके बाद हमने करा था क्या, कि जो संपत्तियां होती, जो भी संपत्ति और दायित्व होते हैं, उनका क्या किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, रीवैल्यूएशन किया जाएगा, और उससे अगर लॉस हो या क्या हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही चीजें क्या कर दी जाएंगी, दोनों ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। दोनों ही चीजें क्या करेंगे, साझेदार अपने आपस में बांट लेंगे, और उससे अपनी पूंजी कम हो रही होगी तो वो कम कर लेंगे, और बढ़ रही होगी तो बढ़ लेंगे। तो ये बढ़ा लेंगे। तो ये जो करेंगे, कौन करेंगे, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, मतलब जो रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर जो रिजर्व है, ये सब किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा ओल्ड पार्टनर के पास। किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर के पास, जो पुराने साझेदार है उनके पास। क्यों, क्योंकि ये सब काम उन्होंने ही किए। मतलब अगर संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है तो इस पर किसका हक है, तो इस पर हमारे जो पुराने साझेदार हैं उनका ही हक है। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि नया साझेदार को जो क्या दिया जाना है, जो उसका शेयर दिया जाना है, जो हिस्सा दिया जाना है, उसका निर्धारण किया जाएगा कि उसको कितना दिया जाएगा। जैसे सपोज के लिए 1/4 अगर हम हिस्से के लिए नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं, सी को, तो वो डिसाइड करना। दूसरा क्या डिसाइड किया जाएगा, कि वो कितनी क्या लाएगा, गुडविल लेकर के आएगा, ख्याति वो कितनी लेकर के आएंगे, गुडविल कितने की लेकर के आएंगे, इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या निर्धारण किया जाएगा, जो पूंजी कितनी लेकर के आएंगे, जो साझेदार नया साझेदार है वो अपने साथ कैपिटल कितनी लेकर के आएंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है जब भी कोई नया साझेदार का प्रवेश होता है, तो ये सारी प्रोसीजर हमें अपनानी होती है। ठीक है। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिटेल में कवर कर चुके थे, और साथ ही साथ हम कवर कर चुके थे इस पॉइंट को भी, कि नया साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात। अब देखिए क्या था, पहले कौन थे, पहले ए और बी थे। पहले कौन साझेदार थे, ए और बी था। पहले कौन थे, साझेदार ए और साझेदार बी थे। अब क्या हो गए, ए बी और सी, तीन साझेदार हो गए। तो अब क्या होगा, पहले ये अपने दो लोगों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस बचता था, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस था। अब ये तीन लोग हैं, तो इनके बीच में जो रेशो बांटा जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नया रेशो निकालेंगे, है ना। और जो पुराने साझेदार है, हमने इसको भी समझा था कि जो पुराने साझेदार है अपने हिस्से में से किसको हिस्सा देंगे, सी को हिस्सा देंगे, तो उनका क्या निकाला जाएगा, त्याग का अनुपात, क्योंकि वो अपने पास से क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। इस बात को भी हमने समझा था एक एग्जाम्पल के साथ, मैं उसे रिपीट कर देता हूँ, कि जैसे अगर 90,000 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो पहले ए और बी अगर बराबर अनुपात में साझेदार प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे, तो
ए को कितना और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 45,000 रुपए उन्हें मिलेगा। अब क्या हुआ, अब ए बी सी तीनों जने आ गए, तो अब भी बराबर अनुपात में बांटते हैं, तो अब कितना कितना हो जाएगा, 90,000 ही अगर प्रॉफिट इस बार भी हो तो कितना कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 30,000 बढ़ जाएगा, 30,000 रुपए सब में बढ़ जाएगा। तो देखिए सी का प्रॉफिट कितने से कम हो गया, 15,000 से हिस्सा कम हो गया। बी का कितने से प्रॉफिट कम हो गया, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा 15,000 से कम हो गया, और ये 15,000 रुपए प्लस किसके पास हो गए, सी के पास हो गए। तो हर कितना दोनों जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी 15,000 रुपए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वही किसको मिल गया है, वही मिल गया है सी को। तो ये जो प्रॉफिट दिया जा रहा है इसके लिए क्या लेते हैं, गुडविल लेते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, त्याग अनुपात। हमने एग्जाम्पल भी समझा था, डिटेल में समझा था कि त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, और ये क्वेश्चन हमने समझा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आराम से समझा था, इसको कवर किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इसके बाद है एक क्वेश्चन, उसको भी कवर करते हैं, और फिर एक और क्वेश्चन है, इनको कवर करते हैं। तो हमारा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो त्याग अनुपात निकालने का पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। ए और बी साझेदार हैं। अब कौन साझेदार है, ए और बी पार्टनर्स हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि का विभाजन अनुपात कितना है, जो रेशो है उनका कितना है, 3:2, 3:2 है। मतलब ए का अनुपात कितना है, तो ए का अनुपात है 3/5, ठीक है, और बी का अनुपात कितना है, तो 2/5। ये इनका ए बी का अनुपात है। उन्होंने क्या करा, सी को प्रवेश किया, मतलब पार्टनर कौन आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, नया पार्टनर सी आ रहा है। ठीक है, वो कौन है, जो कि उनका कौन था, प्रबंधक था। तो इनका ये मैनेजर था या प्रबंध, ठीक है, ये इनका मैनेजर था, और उसी को इन्होंने क्या करा, जो ये मैनेजर था इसी को इन्होंने क्या करा, इसी को इन्होंने अब पार्टनर बना लिया। तो इसको कितने हिस्से के लिए, कितने शेयर के लिए प्रॉफिट बनाया जा रहा है साझेदार, तो 1/6 के लिए इसे पार्टनर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 1/6 इसको मिलेगा, उसमें से ये क्या किस किस से लेगा, ये कितना हिस्सा लेगा, तो देखिए 1/6 के लिए किसको शेयर बनाया जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग में साझेदार किसको बनाया जा रहा है, तो 1/6 भाग के लिए सी को साझेदार बनाया जा रहा है। किसको साझेदार बनाया जा रहा है, सी को साझेदार बनाया जा रहा है। तो अब इसको हिस्सा कितना मिल रहा है, इसको हिस्सा मिल रहा है 1/6, है ना, 1/6 भाग के लिए इसको साझेदार बनाया जा रहा है। तो ये 1/6 भाग किस किस से मिल रहा है, इसे ए से और बी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, ए से और बी से मिल रहा है इसको ये हिस्सा। ठीक है, ए और बी से मिल रहा है। तो ए से इसको हिस्सा कितना मिल रहा है, तो देखिए ए से इसको हिस्सा मिल रहा है 1/24, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है 1/24 ए से मिल रहा है, और बी से कितना मिल रहा है, तो बी से मिल रहा है इसको 1/8 हिस्सा। ठीक है, मतलब 1/24, 1/8 हिस्सा मिल करके इसका 1/6 भाग मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका भाग हो गया। अब क्या हो गया, अब कौन कितना त्याग कर रहा है यहाँ पर देखिए, तो ए जो है वो 1/24 भाग त्याग कर रहा है अपने टोटल हिस्से में से, और बी जो है वो 1/8 भाग क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है अपने टोटल हिस्से में से। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम नया अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला भी है कि नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। क्या बोलते हैं, नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड अनुपात, पुराना अनुपात, ओल्ड रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो में से क्या माइनस कर देंगे, ओल्ड में से त्याग का अनुपात माइनस कर देंगे, तो उनका नया अनुपात आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है 1/24 और 1/8, ये इन्होंने किसको दिया है, 1/24 जो है ए को दे दिया है, और 1/8 जो है वो किसको दे दिया है, वो बी को दे दिया है। बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आया। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे माइनस कर देंगे टोटल भाग में से। तो बस आ जाते हैं, फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, है ना, समझने के लिए। इस पॉइंट को आप कभी भी कुछ लिखना हो आपको, और अगर मैं रब कर दूं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 10 सेकंड पीछे अपनी वीडियो करनी है, और वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा जो भी आपको पॉइंट लगे, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसे लिख लिया करिए। ओके, तो चलिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3/5, मतलब वही 3:2, मतलब 3/5 अनुपात किसका था, तो वो था ए का। तो देखिए ए का कितना था, 3/5। ये कौन सा अनुपात था, ये उनका ओल्ड रेशो था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, उन्होंने कितना त्याग करा है, तो उन्होंने ए ने जो त्याग करा है वो कितना करा है, 1/24 त्याग करा है। कितना त्याग करा है, 1/24 भाग ए ने त्याग करा है। तो 3:5 में से हम क्या करेंगे, इसका 1/24 माइनस कर देंगे, तो अपने आप इसको ऐसे देखिए कि अगर आपके पास 1,000 रुपए, पहले आपके पास 1,000 रुपए थे, अब आपने किसी को 200 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे। सपोज करिए, इसको ऐसे देखिए, आप इस तरह से देखिए, तो आपको इजी समझ में आएगा कि ए और बी पार्टनर थे। ठीक है, ए और बी पार्टनर थे, उनको प्रॉफिट में शेयर में हिस्सा, टोटल प्रॉफिट का कितना था, टोटल प्रॉफिट था उनका 2,000 रुपए।
ठीक है, 2,000 रुपये, है ना। और हर बार 2,000 रुपये ही प्रॉफिट होता है। हम रेशो तो यहाँ निकालेंगे ही, और ये बांट रहे हैं दोनों आपस में, मतलब कितना मिल रहा है, 1,500 रुपये जो आ रहा है ए के पास आ रहा है, और 500 रुपये किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। मतलब देखा जाए तो ये अनुपात कौन सा होगा, इनका अनुपात होगा 3:1। 3:1 के अनुपात में ये क्या है, साझेदार है। तो अभी तो बस आप ये क्या देखिए, इनको 1,500 रुपये का रेशो, 1,500 रुपये किसके पास प्रॉफिट जाता है, ए के पास, और 500 रुपये बी के पास जाता है। अब क्या हुआ, यही हर वर्ष 2,000 का ही प्रॉफिट हर बार होगा। अब इन्होंने सी को एक साझेदार के रूप में बनाया, साझेदार, और उसके पास कितने रुपए जाएंगे, तो देखिए वो नया कितने रुपए के लिए बना है वो साझेदार, तो वो बना है 400 रुपए के लिए। कितने के लिए, 400 रुपए के लिए वो साझेदार बना है। तो ये 400 रुपए में से वो किस किस में से कितने लेगा, तो देखिए वो ए में से, ये 400 रुपए के लिए वो ए में से कितने लेगा, तो वो ए में से लेगा 300 रुपए। कितने लेगा, ए से 300 रुपए अपने 400 रुपए के प्रॉफिट के भाग में, और बी से कितने लेगा, बी से लेगा वो 100 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया। टोटल प्रॉफिट था 2,000 का, 2,000 के प्रॉफिट में से इसको ऐसे देखिए, फिर हम यहाँ भी आ जाएंगे। 1,500 रुपये जब ए और बी थे तो कितने हो जाते, 1,500 बी का शेयर होता था, और 500 ए का शेयर 1,500 होता था, और बी का कितना होता था, 500 होता था। अब क्या हुआ, इन्होंने सी को नया साझेदार बनाया, कितने भाग के लिए, 400 रुपए के भाग के लिए उन्होंने सी को साझेदार बनाया। ये सी को जो 400 रुपए मिलेंगे, वो ए से कितने मिलेंगे, तो ए से मिलेंगे 300 रुपए, ए से मिलेंगे 300 रुपए, और बी से कितने मिलेंगे, बी से मिलेंगे 100 रुपए। तो अब ये बोल रहे हैं नया अनुपात क्या होगा, तो बस अब हम क्या करेंगे कि देखिए, पहले ए के पास कितना था, पहले ए के पास था 1,500 रुपए, ए ने इसमें से कितने रुपए दे दिए, ए ने इसमें से 300 रुपए किसको दे दिए, सी को दे दिए। तो इनके पास अब कितने रुपए बचेंगे हर बार, 1,200 रुपए, है ना, ये आ गया। अब क्या बोल रहे हैं वो, है ना, ये इसको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इधर देख लीजिए, यहाँ खाली जगह में। तो देखिए ए के पास पुराना रेशो के अनुपात में उनके पास कितने पैसे आते थे, 1,500 रुपए। इसमें से उन्होंने क्या करा, 300 रुपए का हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो उनके पास अब कितना बचा, 1,200 रुपए, है ना। ऐसे ही बी के पास कितने थे, पहले 500 रुपए शेयर में हिस्सा आता था, उसमें से इन्होंने 100 रुपए किसको दे दिया, 100 रुपए दे दिया सी को। तो उनके पास अब कितने बचे, 400 रुपए। और सी के पास कितना आया, तो सी के पास 400 रुपए आए। कैसे आए, तो 300 रुपए ए से प्लस 100 रुपए बी से, ये आए। तो टोटल कितने हो गए, 400 रुपए इनके पास। क्या टोटल 2,000 हो रहा है, देखिए टोटल 2,000 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्या कर क्या रहे हैं कि ए ने कितना अपने पास से सेक्रीफाइस करा, 300 रुपए का सेक्रीफाइस करा, वो माइनस कर दिया। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, 100 रुपए सेक्रीफाइस करा, वो माइनस कर दिया। उनका नया आ गया, नया प्रॉफिट की कितना प्रॉफिट अब उनके पास नई न्यू तरीके से जा रहा है, नए रेशो के हिसाब से। त्याग करने के बाद उनके पास कितने पैसे बच रहे हैं, नए 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 सिनेरियो में, तो वो हमने निकाल लिया। तो बस वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि जो ओल्ड रेशो था वो कितना था, 3/5 था। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था, 1/24। 1/24 भाग उन्होंने दिया था, 1/24 भाग ए ने दिया था। तो बस हमने क्या करा, ये जो एक ए ने 1/24 भाग दिया, इसको हमने क्या करा, इससे माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका इसका ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। उसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। क्या आ रहा है, 5 और 24 आ रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो देखिए एलसीएम लेने का वही तरीका जो मैंने बताया आपको। क्या करेंगे, 5 और 24, क्या रख देंगे, 5 और 24 रख देंगे, और सॉल्व करते जाएंगे। ये क्या लिख देंगे, 2। तो 2 का 5 एकम 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, 12। फिर करेंगे 2, क्या हो जाएगा, 5, और फिर क्या आ जाएगा, 6। फिर रख देंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 5, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ क्या रख देंगे, 3। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ 1। 3, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5, और 5 एकम 5, और ये 1 का 1 आ गया। समझ में आया। तो अब ये आ गया हमारे पास, पूरा सॉल्व हो गई। तो बस अब इसको इंटू करते जाएंगे, 2:2:2:2 बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24। और 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए आप। 24 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 120। 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 120। समझ में आ गई बात, कितना आ जाएगा, 120। समझ में आई। तो 120 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। समझ में आया, समझ में आया। देखिए 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120। ये आ गया, हमने क्या ले लिया, एलसीएम में 120। अब 120 हमने ले लिया यहाँ पर एलसीएम में, है ना, ये आ गया एलसीएम में 120।
अब 120 का पहाड़ा 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? तो देखिए 5 के पहाड़े में 10 बार में 50 आएगा, 20 बार में 100 आएगा और 5 बार में कितना आएगा? 120 आएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 25 बार पढ़ेंगे अगर 5 का पहाड़ा, तो 120 आ जाता है। ठीक है, 120 आ जाता। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? तो सॉल्व कर लीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 5, 120 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 5 तो कितनी बार पढ़ेंगे? रुकिए एक मिनट, 120 डिवाइडेड बाय 5 ये हमने किया, हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 24। 24 बार हम पारा पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 120। तो बस ये 24 का अब इंटू किस में कर देंगे? ये 24 का इंटू कर देंगे इस 3 में, ये 24 का इंटू इसमें 3 में करिए तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 72। 24 इंटू 3, ये 72 आ जाएगा आपका आंसर। 24 इंटू 3 72 आ गया। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाए? तो 24 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। ये देखिए आ गया 24, 120 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कितनी बार पढ़ा पहाड़ा हमने? 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा। तो ए 5 बार में आया 24 120। तो बस अब इस एक में 5 का इंटू कर देंगे, इस एक में 5 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का 5 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, यहाँ पर लिख दिया 5 तो क्या आ गया? 72 माइनस 5। तो जैसे ही 72 माइनस 5 करा तो क्या आ जाएगा? 67। 67 डिवाइडेड बाय 120, ये किसका आंसर आ गया? ये आंसर आ गया ए का। अब हमने एलसीएम निकाल के रखा है 120, क्योंकि देखिए एलसीएम 120 ही रखेंगे। क्यों 120 रखेंगे? आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर एलसीएम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब अनुपात निकालते हैं तो अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। टोटल अगर हम बराबर करेंगे, टोटल जो नीचे का अनुपात बराबर ऊपर होना चाहिए, मतलब टोटल आपका बराबर में आना चाहिए। जैसे अगर आपने 3:5 रखा है तो इसका एक मिनट, आपने क्या रखा है? आपका जो टोटल अनुपात होगा, मतलब ए बी सी तीनों का बराबर कितना होना चाहिए? तीनों का बराबर 120 होना चाहिए। ठीक है, अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब टोटल करेंगे तो हम उसका एक आना चाहिए, है ना? अगर उसको सॉल्व कर देंगे बाद में तो उसका टोटल अनुपात कितना होता है? एक होता है। तो बराबर में क्या आएगा? टोटल में आएगा 120 ही। तो हमने क्या करा? वापस से 120 ही ले लिया इसलिए, है ना? 120 हमने सॉल्व किया हुआ एलसीएम से, तो 120 ही ले लिया, नहीं तो फिर बाद में हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा सबसे। तो हमने 120 ले लिया वापस। 120 क्यों लिया? क्योंकि जब ए बी और सी तीनों का अनुपात करेंगे ना तो टोटल जो ऊपर आएगा वही टोटल नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अनुपात में 5:3, 3:2, 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3+2, 3+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 3+2 करेंगे अगर हम, 3+2 करते हैं तो क्या आ जाता है? 5 आ जाता है ना? तो ऐसे ही ये देखिए, ऊपर का प्लस करो और कितना आ जाएगा? दोनों का 5, और हम क्या लिखते हैं नीचे? 5, है ना? इसलिए कि टोटल बराबर बराबर आ जाता है। ठीक है, ये इसको इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1, है ना? तो इसलिए टोटल अनुपात कितना होता है? 1। तो यहाँ पर इसीलिए 120 जो नीचे आया ना, इसी को हम एलसीएम यहाँ पर, यही का यही एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। अगर हम ये नहीं लेंगे, यहाँ का एलसीएम निकालेंगे तो बाद में फिर हमको इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एलसीएम में क्या ले लिया? वापस से 120 ले लिया। अब 120 के पहाड़े में 120, 5 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आएगा? तो वापस से उसी उतनी ही बार में आएगा। कितनी बार में? 24 बार में, है ना? 120 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? तो 24 बार में आएगा। हमने ये सॉल्व कर लिया तो 24 बार में आएगा। अब 24 इंटू किस में करेंगे? 24 बार में आएगा 5 के पहाड़े में, तो 24 का इंटू करेंगे इस 2 में, तो 24 दूना 48, ये 48 रख दिया। अब अब 8 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आएगा? तो 120 के ये देखिए, 120 डिवाइडेड बाय 8 तो कितनी बार में आया? 15 बार में। तो 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 15 एकम 15, तो यहाँ रख दिया हमने 15। ठीक है, तो 48 में से अब ये 48 आगे रख दिया है और 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। 33 डिवाइडेड बाय 120, 33 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? वापस से नहीं तो एक बार ले लेंगे इसको, है ना? रिलैक्स रहिएगा। अब क्या बोल रहे हैं? सी का क्या आया? 1/6, 1/6 टोटल भाग कितना था? देखिए टोटल भाग था 20, है ना? टोटल 20 का हम क्या करेंगे? अब इंटू कर देंगे, ऊपर भी 20 का इंटू कर देंगे, नीचे भी 20 का इंटू कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। और मैंने आपको एक और तरीका बताया है, एक और तरीका जो मैंने बताया है कि क्या करिए? 67 प्लस करिए 3, 67 प्लस 33, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 100, और नीचे कितना आ रहा है? 120। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो सी का कितना हो जाएगा? 20/120, है ना? समझ में आया आंसर? लॉजिक समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पर? बढ़े आगे, एक बार और इसको ले लेते हैं।
है ना। एक बार और इस पॉइंट को ले लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो एलसीएम समझ में आया, वापस से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फटाफट से मैं इसका रिकेप दे देता हूं ताकि और कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, वापस से एक बार इसको देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए 120 का एलसीएम हमको निकालना का समझ में आ गया था, तो हमने यहाँ रख दिया 120 का एलसीएम। पहले ले लेते हैं ए को। तो 120 का एलसीएम तो हमको समझ में आ गया था, हमने एलसीएम निकाल के ले लिया था, हमको समझ में आ गया, तो ये ले लिया। अब 120 के पहाड़े कितनी बार पढ़ेंगे, 120 का पहाड़ा कि 5 आ जाए, तो 24 बार में 120 के पहाड़े में 24 बार में, एक मिनट रुकिए, 24 बार में, हाँ चलिए 24 बार में क्या आ जाता है, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये आ गया 24, है ना, 24 बार में। अब इस 24 का किस में इंटू करेंगे, इस 3 में इंटू करेंगे। तो 24 का इंटू अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 72। ये आ गया और माइनस कर दिया। अब क्या पढ़ेंगे, 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 120 आ जाए, तो 24 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब इस 5 का इंटू किस में करेंगे, इस 5 का इंटू करेंगे इस एक में। तो हमने इस 5 का इंटू इस एक में कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा, मतलब 72 - 5 डिवाइडेड बाय 120। समझ में आई बात, ये हमने रख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 72 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 67। 67 डिवाइडेड बाय 120। बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आया, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब बात करते हैं अगले वाले कैलकुलेशन पर, इससे नीचे वाली कैलकुलेशन पर। समझ में आया पॉइंट। चलिए बात कर लेते हैं बी पर। तो बी का एलसीएम कितना लिया हमने, एलसीएम ऊपर निकाल रखा था तो 120, 120 को वापस रख लिया हमने। अब 120 का पहाड़ा 5 बार कितनी, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 120 आ जाए, तो 24 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हमने 24 बार पढ़ा, 120 आ गया। इस 24 का इंटू फिर किस में करेंगे, इस 2 में करेंगे। ये जो 2 है, इस 2 में हमने इसका इंटू कर दिया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 48। ठीक है, अब क्या होगा, अब 120 का पहाड़ा 120 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 120 आ जाए। तो देखिए कितनी बार पढ़ेंगे हम, बताइए फटाफट से, कितनी बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे। 15 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, लॉजिक समझ में आया। देखिए कैसे करेंगे, 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और फिर कितने बचे, 40, तो 8 पंजे 40, 5 बार और पढ़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 और आ जाएंगे तो 120। तो 120 कितनी बार में आ जाएंगे, 15 बार में हमारे 120 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएंगे, और फिर हमको 40 और करने हैं तो कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार और पढ़ देंगे तो 40 आ जाते हैं, 8 पंजे 40। टोटल कितनी बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120। तो 15 बार पढ़ा। तो अब ये 15 जो आया है 15 बार पढ़ने का, इस 15 में इस एक में इंटू कर देंगे। तो 15 का इंटू क्या करा, 1 में करा, तो कितने आएंगे आंसर में, 15 ही आएंगे। तो ये 15 रख दिए। तो 48 - 15, है ना, डिवाइडेड बाय 120। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। 33 डिवाइडेड बाय 120। और मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सी की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली माइनस करना है। 120 में से क्या माइनस कर देंगे, 67 पहले वाले का, ये वाला, और फिर 33। हमने ये दोनों को माइनस कर दिया। जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 20। तो ये 20 क्या हो गया, 20 हो गया सी का आंसर, 20/120। समझ में आई बात, लॉजिक समझ में आया, बढ़े आगे, समझ में आया कंसेप्ट ये। चलिए तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमको दोनों दिया ही है, बस उसको हमको इक्वल करना है। तो देखिए क्या बोला था, 1/6 भाग के लिए हमने किसको बनाया, सी को हमारा साझेदार बनाया। कितने भाग के लिए, 1/6 भाग के लिए। उसमें से 1/24 भाग किसको मिला है, ए को मिला है। और 1/8 भाग किसको मिला है, बी को मिला है। 1/24 भाग किसको मिला है, ए को मिला, और 1/8 भाग बी को मिला है। तो 1/24 भाग हमने रख दिया, किसको मिला है, ए को। और 1/8 भाग किसको मिला है, बी को। तो ए को मिला है 1/24, बी को मिला है 1/8 भाग, ये दोनों को मिला है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, है ना। एलसीएम भी ले सकते हैं, 24 रख लिया हमने। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के भी निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका एक बार वापस से, एक बार और एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए, एक मिनट।
चलिए देखिए एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। 24 और 8, 2 कितने बार आएगा, 12 और 4, 2, 6 और 2, फिर 2 कितनी बार, 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो 8 तिया 24, तो हमने ले लिया 24 एलसीएम में भी। समझ में आ गई बात। ये एलसीएम ले लिया 24 में। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 24 आ जाए तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 24 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1:1, तो कितना आ जाएगा 1, है ना। और यहाँ पर 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आ जाए, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3:1, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये आ गया, तो हमारा क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया, 1:3, 1:3 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आया। बढ़े आगे। तो ये समझ में आया पॉइंट, क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, एक और बात, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बस मैंने जो बताया वही ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे और नया अनुपात बस दे कर रखें और कुछ भी ना बोलें, जैसे नया अनुपात नहीं देते, और यहाँ पर हमको क्या देते, नया अनुपात नहीं देते और केवल क्या दे देते, केवल हमको नए साझेदार का जैसे सी आया 1/4 भाग के लिए, और कुछ भी नहीं देते, है ना। 1/4 भाग देते, नया अनुपात नहीं देते। ठीक है, ये क्या देते, 1/4 भाग, इस प्रकार का भाग दे देते और कुछ भी नहीं देते, तो त्याग का अनुपात क्या होगा, जो पुराना अनुपात था वही त्याग का अनुपात होगा। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, है ना, कि अगर हमको क्या दे दें, वो केवल पुराना पुराना अनुपात दे रखें, और जो नया साझेदार आ रहा है उसका अनुपात दे दिया है बस, और कुछ भी ना दिया जाए, तो त्याग का अनुपात क्या होगा, त्याग का अनुपात पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब ये वाला। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, ए और बी 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ रेशो ऑफ 5:3। ठीक है, उन्होंने सी को साझेदार बनाया, उन्होंने अपने क्या करा, नया पार्टनर किसको बनाया, सी को बनाया। तीनों के मध्य अनुपात, मतलब इन्होंने क्या दे दिया, हमें न्यू रेशो दे दिया है। न्यू रेशो क्या दे दिया, 2:1:1। ठीक है, और त्याग का अनुपात यहाँ पर लिख लीजिए, ब्याज का अनुपात नहीं है ये, त्याग का अनुपात है। ठीक है, ये क्या कर लेंगे आप, त्याग का अनुपात इसको लिख लीजिएगा। ओके, ब्याज का अनुपात नहीं है, त्याग का अनुपात है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, चलिए तो अब त्याग का अनुपात क्या होगा, तो देखिए त्याग के अनुपात के लिए मैंने आपको बताया है त्याग का अनुपात कैसे निकलता है। तो ओल्ड में से अगर न्यू माइनस कर देंगे, ओल्ड अनुपात में से हम क्या करेंगे, न्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आ जाएगा, ओल्ड अनुपात माइनस न्यू अनुपात। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्याग का अनुपात। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। तो ए का ये ओल्ड रेशो क्या है, 5:3, 5:8, है ना, ये है ए का। बी का कितना है, 3/8, ये बी का है। क्या हमें नया अनुपात दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है, 2:1:1। तो कितना हो जाएगा ए का, तो ए का हो जाएगा 2:5, और बी का कितना हो जाएगा, 1/5, ये बी का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा बी का, ये आ गया बी का अनुपात। बस अब इसको क्या कर देंगे, 2:1:1, सॉरी, हाँ तो 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। ठीक है, 2:2:1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नया अनुपात माइनस ओल्ड अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ओल्ड अनुपात हमें पता है कितना है, ये रहा। न्यू अनुपात क्या है, ये हमें पता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, वापस से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 8। ठीक है, 8 ले लिया एलसीएम में। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा, एक बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा, तो 1, और इसमें क्या इंटू कर देंगे 5 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 का इस 2 में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो 2:2, 2 का इंटू 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर क्या है, 5 में से 1 गए तो कितने बचे, 5 में से 4 गए तो बचे कितने, 1, 1/8। ठीक है, 1/8 क्या हो गया, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ में आया। अब इसे ही बी का निकाल लेंगे फटाफट से। तो ये ए का समझ में आया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब चलिए फटाफट से बी का निकाल लेते हैं। चलिए बी का एक सेकंड निकाल लेते हैं। चलिए तो अब देखिए बी का, तो बी का ओल्ड अनुपात क्या है,
3/8। नया अनुपात क्या है? 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। एलसीएम लिया, 8 आ गया। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 8 आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? 1:3। 1:3 ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा? तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 2। और इसमें इसका 1 का इंटू कर देंगे तो 1 का इंटू कर दिया ये वाले 1 का, तो कितना आ गया? 2। तो माइनस है ना, 3:2 माइनस कर देंगे। तो बस माइनस कर दीजिए। ये 3 में से 2 घटा दी तो कितना बचा? 1। 1/8। तो क्या हो गया? 1/8 ए का आया, 1/8 बी का आया। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया? 1:1। मतलब बराबर के अनुपात में क्या करते हैं? दोनों जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आया बात? पॉइंट समझ में आया? दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशो तीनों समझ में आए। त्याग का अनुपात अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तीनों वैरायटी को हमने बड़े आराम से समझा है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए बात करें आगे। आप समझ में आया तीनों पॉइंट? फटाफट से रिकेप कराने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि तीनों चीजों को हमने बड़े आराम से समझा है। चलिए अब बात करते हैं आगे, है ना। इसको आराम से एक बार देख लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन आईएमपी हैं, अच्छे से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन। मतलब अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कि नया पार्टनर जब आया है ना तो वो अपने साथ क्या लेकर के आया है? गुडविल लेकर के आया होगा, एक तो पूंजी लेकर के आया होगा। देखिए कभी भी कोई साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है, कोई भी नया साझेदार अगर साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? वो दो चीज लेकर के आते हैं। ठीक है, क्या लेकर के आते हैं? वो अपने साथ दो चीजें लेकर के आते हैं केवल। एक तो क्या लेकर के आएंगे? वो एक तो लेकर के आएंगे पूंजी, और दूसरी चीज क्या लेकर के आते हैं? दो राशियां लेकर के आते हैं। एक तो वो क्या लेकर के आते हैं? पूंजी, है ना। एक तो वो लेकर के आएंगे कैपिटल, दूसरी क्या लेकर के आएंगे? वो गुडविल। ये दोनों चीजें वो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं गुडविल की। जो वो गुडविल लेकर के आ रहे हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसकी बात हम अब करेंगे कि वो एडमिशन के समय जो पार्टनर गुडविल लेकर के आते हैं उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बता चुका हूं आपको, फिर बस बता देता हूं कि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि साझेदार द्वारा पूंजी के अतिरिक्त जो राशि लाई जाती है, पूंजी के अतिरिक्त क्या लाया जाता है। वो लिखते हैं क्वेश्चन कि उसके द्वारा कैपिटल, किसके अतिरिक्त? कैपिटल के अतिरिक्त, पूंजी के अतिरिक्त क्या लाया जाता है? पूंजी के अतिरिक्त जो लाया जाता है कैपिटल के अतिरिक्त, मतलब कैपिटल तो वो ला रहे हैं इन एडिशन ऑफ कैपिटल, या कैपिटल के अलावा जो मनी लेकर के आते हैं उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार की बातें वो लिखते हैं कि कैपिटल के अलावा जो अदर मनी लेकर के आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुडविल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल साझेदार दो चीजें लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? एक तो वो कैपिटल लाएंगे और दूसरी वो क्या लेकर के आएंगे? गुडविल लेकर के आएंगे। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि कैपिटल के अतिरिक्त तो वो क्या लेकर के आए, तो क्या लेकर के आएंगे? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा गुडविल लेकर के आए। चलिए बात करें आगे। चलिए तो ये दोनों चीजें लेकर के आते हैं। तो अब हम बात करेंगे गुडविल की जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो देखिए अब साझेदार क्या लेकर के आते हैं? कैपिटल लेकर के आते हैं, मतलब पूंजी। तो पूंजी कैसी भी ला सकते हैं, पूंजी कैसी भी ला सकते हैं इन द सेंस यहाँ पर ये है कि चाहे तो वो कैश में ले आए, है ना, कैश में, या बैंक के थ्रू ले आए। और क्या कर सकते हैं वो पूंजी में ये भी ला सकते हैं कि चलिए हमने आपको क्या दे दिया पूंजी में, वो साझेदारी फर्मों को क्या दे सकते हैं कि एक लैंड दे दी अपने पास, कि मेरे पास एक लैंड थी ये ले लीजिए, ये भी वो ला सकते हैं। या क्या वो ला सकते हैं, या वो इसके अगेंस्ट में ला सकते हैं कि चलिए बिल्डिंग ले आते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग थी वो अब मैंने साझेदारी फर्म को ऐसा कैपिटल दे दी, क्योंकि हम एक्सपांशन का तो काम कर ही रहे थे। जैसे हमने बोला था कि एक दुकान खोलने का विचार है तो हमने पार्टनर उसको बना लिया जिसकी ये दुकान थी, मतलब उसके पास एक दुकान थी खुद की, एक शॉप थी, तो हमने उसको पार्टनर बना लिया और उसने कैपिटल के रूप में क्या दे दिया? अपनी ये दुकान दे दी। समझ में आई बात? तो ये है। तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या लेकर के आता है? पूंजी की राशि लाता है, जो उसे पूंजी खाते में क्या कर दी जाती है? क्रेडिट कर दी जाती है। कहाँ क्रेडिट की जाती है? साझेदार द्वारा जो पूंजी लेकर के आती हैं, जो पूंजी लेकर के जो कैपिटल लेकर के आते हैं उन्हें कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो उन्हें कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो उनको उनके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। समझ में आई बात? बढ़े आगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ख्याति। सारी चीजें इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ख्याति की कैलकुलेशन अब हम करेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं ख्याति। तो देखिए ख्याति क्या होती है, हमने पढ़ा है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। ख्याति का मतलब क्या होता है कि पुराना ग्राहक कहाँ पर आएगा, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं कि पुराना ग्राहक वापस से पुरानी दुकान पर आएगा। और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सामान्य रूप से जो फर्म
बाकी सभी फर्मों से क्या कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए, कौन से लाभों में, भावी, भावी मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नया साझेदार क्या लेकर के आता है, ख्याति की राशि लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, गुडविल की अमाउंट लेकर के आता है। कौन से प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। क्योंकि देखिए जो फ्यूचर का प्रॉफिट है केवल उसी में तो हिस्सा होगा, जो ओल्ड मतलब जो प्रीवियस प्रॉफिट है, मतलब जो पुराने प्रॉफिट है, उस पे तो किसका हक है, किसका हक है उस पर तो जो पुराने साझेदार है उनका, जैसे ए और बी का। तो सी जो नया साझेदार आया है वो किस लिए अपनी गुडविल लेकर के आता है, क्योंकि कंपनी तो ऐसे ही प्रॉफिट भविष्य में भी कमाएगी। तो उस भविष्य के प्रॉफिट में सी क्या चाह रहा है कि अपना शेयर हो, अपना हिस्सा हो, तो उसके लिए वो क्या देते हैं, गुडविल देते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इसे प्रीमियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम भी कहा जाता है। चूंकि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार के लाभ के भाग में क्या होती है, कमी आती है। कैसे कमी आती है, जैसे हमने समझा था 90,000 का एग्जाम्पल, कि पहले ए और बी दोनों साझेदार होते थे, बराबर के अनुपात में अगर लाभ हानि बांटते तो 45,000 ए को मिलता और 45,000 ही बी को मिलता। बट अब क्या हुआ, अब उन्होंने सी को नया साझेदार बना लिया, जैसा हमने समझा था, सी को बना लिया। तो फिर सी के आने से क्या हुआ था, तीनों लोगों में प्रॉफिट बढ़ता था, तो फिर क्या होता था, 30-30,000 हर व्यक्ति को मिलता था। वो ए और बी को क्या हो रहा था, ए और बी को लॉस हो रहा था, कितने का, 15,000 रुपए का। तो उनके भाग में क्या आती है, उनके भाग में कमी आती है, शेयर के भाग में, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए नया साझेदार जब ये भाग पा रहा है तो वो उनको क्या देता है, जो त्याग कर रहे हैं उसके फलस्वरूप वो क्या देता है, उन्हें क्षतिपूर्ति करते हैं। अर्थात में नए साझेदार के लिए क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बिल्कुल सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे 45,000 से अब उनको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कितना त्याग किया जा रहा है, ए और बी के द्वारा 15,000 रुपए त्याग किया जा रहा है। तो ये जो 15,000 त्याग किया जा रहा है, इसकी क्या करता है, सी, सी इसकी कंपनसेशन देता है, मतलब क्षतिपूर्ति करता है, कंपनसेट करते हैं। तो कैसे कंपनसेट करते हैं, गुडविल की रकम लाके। इस क्या त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है ना, जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में पूंजी खाते में क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि यदि पुराना साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते में क्रेडिट कर लेते हैं, जो ख्याति की राशि होती है, ख्याति की राशि होती है, उसको पुराने साझेदार क्या करते हैं, किस अनुपात में बांटते हैं, कई बार एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसे त्याग के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। और कहाँ क्रेडिट करते हैं, तो अपने पूंजी खाते में क्रेडिट कर लेते हैं। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि पुराने साझेदार ने अपनी मेहनत और लगन से जो मतलब इतनी अच्छी फर्म बनाई थी कि आज वो ख्याति उसकी हो गई है, तो वो उसका पैसा वसूल रहे हैं नए साझेदार से, अर्जित की है, तथा इस ख्याति का केवल उन्हीं का ही अधिकार है, बिल्कुल। क्योंकि जो व्यापार था वो किसने बनाया था, ए और बी ने बनाया था। किंतु अब नया साझेदार भी इसमें हिस्सा बांटेगा, अर्थात पुराने साझेदार अपनी मेहनत से अर्जित ख्याति का कुछ भाग किसको दे रहे हैं, नए साझेदार को विक्रय करते हैं, तथा नया साझेदार इस स्वीकृत मूल्य का क्या कर रहा है, भुगतान पुराने साझेदार को कर रहा है। समझ में आ गई बात। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से, ये लाइन से पूछ सकता है, जो मैंने लाइन आपको ये ग्रीन से हाईलाइट करी हुई है, इस लाइन से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझ में आया पॉइंट, बढ़े आगे। अब चलिए, अब देखिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति के लेखांकन की विधियां, है ना। तो ख्याति के लेखांकन की विधियों का मतलब क्या हुआ, कि अब जो गुडविल लेकर के आ रहा है साझेदार, उसको कैसे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गुडविल लेकर के साझेदार आया है, ये गुडविल लेकर के आया है, इसे बुक्स में कैसे लिए जाए। क्योंकि अब पैसे तो लेकर के आ गया है, कौन लेकर के आ गया है, बुक्स में कैसे लें उसको, कौन लेकर के आया है, पैसे, पैसे लेकर के आया है सी। सी जो साझेदार है वो क्या लेकर के आया है, वो पैसे लेकर के आया है। तो अब जो सी पैसे लेकर के आया है, किसके पैसे लेकर के आया है, गुडविल की जो अमाउंट वो लेकर के आए हैं। तो ये गुडविल की अमाउंट को के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, अब इस पर बात की जाएगी। मतलब जो पैसे लेकर के आए, जैसे मान लीजिए, सपोज के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम फटाफट से, कि जैसे देखिए ए और बी साझेदार थे, ए और बी क्या थे, साझेदार थे। अब सी को इन्होंने क्या करा, सी को इन्होंने बनाया पार्टनर। तो अब सी क्या लेकर के आएंगे, तो देखिए सी दो चीजें लेकर के आते हैं, ये तो हमने अभी समझा है। दो चीजें लेकर के आते हैं, एक तो वो क्या लेकर के आते हैं, एक तो वो लेकर के आते हैं कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल लेकर के आए। अब वो कैपिटल कितना लेकर के आए, तो वो मान लीजिए कैपिटल लेकर के आए 2 लाख रुपए। कितना कैपिटल लेकर के आए हैं, 2 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर के आ गए, ये आए हैं। और क्या लेकर के आए हैं, वो एक और अमाउंट लेकर के आए हैं, जिसका नाम क्या है, पैसे लेकर के आए हैं, जिसका नाम है गुडविल। ठीक है, गुडविल कितनी लेकर के आए हैं, गुडविल मान लीजिए 50,000 की गुडविल लेकर के आए हैं। तो देखिए,
जो पहली अमाउंट है जो है कैपिटल, इसको तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। बट अब ये जो गुडविल है इसका क्या किया जाएगा, ये गुडविल जो पैसे आए हैं इसको क्या किया जाएगा, तो इसको अलग अलग तरह से चीजें, ये अलग अलग तरह से गुडविल पुराने नए साझेदार द्वारा किसको दी जाती है, पुराने साझेदारों को पे की जाती है। तो जैसे जैसे नया साझेदार पुराने साझेदारों को जिस प्रकार से पे करेगा उस प्रकार से उसकी क्या करी जाएगी, इस गुडविल की अकाउंटिंग की जाएगी। तो एक एक करके अब ये पॉइंट हम समझते जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, नए साझेदार द्वारा अपने भाग की राशि को नगद लाना, मतलब क्या कर रहा है, जो नया साझेदार ये 50,000 रुपए लेकर के आए, ये कैसे लेकर के आए हैं, ये कैश में लेकर के आए हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है, नया साझेदार किस में लेकर के आए, गुडविल की रकम को कैश में लेकर के आए। तो अब देखिए कैश में लेकर के आए तो हम इनकी एंट्री करेंगे। तो अब देखिए ये दो प्रकार से इसका कैश का पेमेंट कर सकते हैं। पहला तो क्या कर सकते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से पेमेंट कर दिया, व्यक्तिगत रूप से मतलब पर्सनली जा करके, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर्स पर्सनली टू द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नए साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्या करा, मतलब कैसे कैसे रूप से, व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि का भुगतान करना। अब इसका मतलब पर्सनली रूप से करने का मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। पर्सनली रूप से करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये है ए और बी, इनकी फर्म थी, है ना, ए और बी की फर्म थी, है ना, जिसमें ए और बी पार्टनर थे। इसमें क्या हुआ, सी जो है नया साझेदार के रूप में अपॉइंट होने गया। तो अब इनकी जो फर्म है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनी होगी, ये फर्म मान लीजिए फर्म है, इसकी बुक्स बनी हुई होगी, इसमें सब चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो ए और बी ने कहा, देखो, ए और बी ने सी को कहा कि देखो तुम्हें हमें गुडविल की रकम तो देनी है, 50,000 रुपए की गुडविल की रकम देनी है ना। तो सी ने कहा बिल्कुल देनी है। तो देखो तुम बुक्स को दो, बुक्स में फर्म को दोगे, फिर फर्म हमको देगी, हम फर्म, अल्टीमेटली ये गुडविल का पैसा किसके पास आएगा, गुडविल का पैसा एट द एंड हमारे पास ही आएगा। तो तुम किसे मत दो, तुम फर्म को मत दो, फर्म में मत बुक, ये बुक्स में जो है, फर्म की बुक्स में इसको रिकॉर्ड मत कराओ, मतलब फर्म को पे मत करो, फर्म के अंदर हमको पे मत करो, हमको क्या करो, पर्सनली रूप से पे कर दो। पर्सनली मतलब हमारे घर आओ, बैठो आराम से और हमको ही पे कर दो। ए और बी को आप 50,000 रुपए जो देने वाले हो वो हमको डायरेक्टली दे दो, फर्म के थ्रू मत दो। तो अब क्या ये पैसे कैसे गए हैं, अब ये क्या पैसे फर्म के थ्रू गए हैं, ये पैसे ऐसे गए हैं क्या फर्म के थ्रू, गुडविल के पैसे नहीं। सी ने क्या करा, डायरेक्टली जा करके इनको पर्सनली किनको दे दी, पर्सनली जो है सी ने इनको दे दिया, किनको दे दिया, ए और बी को दे दिया। तो अब क्या होगा, क्या अब फर्म की बुक में ये पैसे आए 50,000 रुपए, फर्म की बुक में जो सीधे जाकर के दे दिए, नहीं आए। क्या फर्म में ये 50,000 रुपए आए हैं, नहीं आए हैं। क्या फर्म को इस 50,000 से अब लेना देना है, नहीं लेना देना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली सी ने किसको दे दिया, डायरेक्टली सी ने ए और बी को ये पैसे दे दिए। तो अब इससे क्या कोई फर्म में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि पैसे डायरेक्टली कहाँ चले गए, ए और बी के पास चले गए। तो फर्म को कोई लेना देना फिर पड़ेगा क्या, नहीं लेना देना पड़ेगा। तो बस यही करना है कि जब पर्सनली पेमेंट कर दिया जाता है गुडविल का एक नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदार को, तो क्या फर्म में कोई एंट्री होनी है, नहीं होनी है। तो बस यही होता है कि जब पर्सनली पेमेंट कर दिया जाता है तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं की जाती है। समझ में आई बात, कंसेप्ट समझ में आया, बढ़े आगे, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, नए साझेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि का भुगतान, मतलब पर्सनली हमने क्या करा, डायरेक्टली जाकर के पेमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब देखिए पर्सनली पेमेंट करा है तो कोई एंट्री होनी है क्या, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, नहीं, बुक्स में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। तो ऐसी दशा में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को कोई भी लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या ये जो गुडविल की वैल्यू थी ये बुक्स में, फर्म की बुक्स में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये फर्म का अब लेना देना ही नहीं है। इन्होंने तो क्या करा, पर्सनली जा करके उनको व्यक्तिगत रूप से जा करके क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। क्या फर्म की बुक्स में अब उसको लेना देना है, नहीं लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि हमने क्या करा, एक पुराने साझेदार ने नए साझेदार ने पुराने साझेदारों को क्या करा, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। बस, क्योंकि यह राशि फर्म में ला ही नहीं गई, जैसे मैंने आपको बताया, क्या फर्म में राशि आई है, नहीं आई है, ये तो क्या डायरेक्टली इधर ही चली गई है ना। तो बस वही बात यहाँ पर लिखी है कि फर्म में राशि लाई ही नहीं गई है, बल्कि फर्म के बाहर ही डायरेक्टली हमने साझेदारों, पुराने साझेदारों व्यक्तिगत रूप से चुकाई जाती है। कैसे चुकाई जाती है, ओल्ड पार्टनर को पर्सनली उनके जाकर के हम पेमेंट कर देते हैं। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा केवल किया जाएगा, किंतु ख्याति का नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने गुडविल तो डायरेक्टली पेमेंट कर दी, जो वो 2 लाख रुपए क्या लेकर के आएंगे, कैपिटल के लेकर के आएंगे, बस उसकी एंट्री बुक्स में हो जाएगी। तो बस यही करेंगे।
यही एंट्री होगी भी। तो बस यही क्वेश्चन, यही इसका आंसर होगा। उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि ए और बी क्या है, पार्टनर है, अनुपात में साझेदार है। किस अनुपात में? 5 और 3 के अनुपात में ये साझेदार है। जिन्होंने पूंजी, अब इनकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 30,000 और 20,000 इनकी कैपिटल है। ठीक है, वो सी को क्या करते हैं, पार्टनर में एडमिशन देते हैं। सी को एज अ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं, जिसके लिए वह 10,000 रुपए कितने चुकाते हैं, 10,000 रुपए पूंजी के और 3600 रुपए देखिए ख्याति के नगद में लाता है। क्या ला रहा है जो हमारा सी साझेदार है? एक तो वो 10,000 रुपए लेकर के आ रहे हैं, किसके लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल के, प्लस क्या लेकर के आ रहे हैं, वो 3600 रुपए लेकर के आ रहे हैं गुडविल के। दोनों ही चीजें कैसी ला रहे हैं, वो केस में ला रहे हैं। ठीक है, उनका भावी लाभालाभ अनुपात मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कितना है, 4:3 है। 4:3 कितना है, 4:3 है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कि अब हमने माना कि जो 3600 रुपए वो कैसी चुका दी, 3600 जो जो रुपए थे गुडविल के, उन्होंने क्या करे हैं, इसको पर्सनली पे कर दिए। पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से जाकर के साझेदारों के बीच में पे कर दिया है। तो क्या ये 3600 रुपए फर्म की बुक में आए हैं? नहीं आए हैं। वही वाला एग्जांपल जो हमने ऊपर ले रखा, क्या फर्म की बुक में गुडविल के पैसे आए हैं 3600 रुपए? नहीं। ये 3600 रुपए तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली किसको पेमेंट कर दिए, ए और बी को डायरेक्टली जाकर के पेमेंट कर दिए। तो क्या फर्म को इस गुडविल के पैसों से कोई मतलब होगा फिर? अब नहीं होगा। कोई एंट्री होगी क्या बुक्स में? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कहाँ चले गए, ए और बी के पास चले गए। तो बस यही बात यहाँ पर लिखिए कि 3600 रुपए की ख्याति की राशि साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से चुकाई गई है, अतः फर्म की पुस्तकों में ख्याति का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। केवल किसका लेखा करेंगे हम, जो पूंजी है उसका ही लेखा करेंगे। तो बस एक एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट। लेकिन देखिए कैश व्यापार में क्या हो रही है, आ रही है, क्या आ रहा है व्यापार में, कैश आ रहा है। कैश देने वाला कौन है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनर क्या हो जाएगा, सी। भविष्य में हमको इनको वापस पे भी तो करना पड़ेगी कैपिटल जो लेकर के आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज कैपिटल अकाउंट, क्या क्रेडिट कर देंगे, सी के कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो गई। ठीक है, बिंग कैपिटल बॉक्ड इन बाय सी। समझ में आया पॉइंट, लॉजिक समझ में आया पूरा? चलिए अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं, तो ये हमारा पूरा जो कैश में पॉइंट रहता है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि को पुराने साझेदार द्वारा व्यापार में ही रहने देना। देखिए पहले तो क्या करा उन्होंने, पहले तो कैश में पर्सनली जाकर के पेमेंट कर दिया, तो क्या कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। बट अब इसमें क्या करा, अब इसमें जो 3600 रुपए थे, जो 10,000 रुपए थे वो तो सीधे पूंजी के आएंगे ही आएंगे। जो 3600 रुपए थे ना, वो भी कहाँ आए हैं, वो भी फर्म में आए हैं। वो भी कहाँ आए हैं, फर्म में आए हैं। तो क्या इसकी एंट्री होगी फिर? बिल्कुल होगी, क्योंकि अब कहाँ है 3600 रुपए भी। जैसे अब इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, इसको देखिए। अब ये क्या हो रहा है, अब ये जो गुडविल के भी पैसे हैं, देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये है फर्म। तो अब क्या हो रहा है, जो फर्म है, देखिए गुडविल के 3600 रुपए है ना, गुडविल के 3600 रुपए प्लस 10,000 रुपए, ये दोनों ही पैसे सी क्या कर रहा है, सी फर्म में ला रहा है। दोनों ही पैसे कहाँ ला रहा है, फर्म में ला रहा है। 3600 भी 10,000 भी। तो 3600 रुपए को काय के लिए लेकर के आ रहा है, गुडविल, जो कौन ने बियर करे हैं, जो ए और बी ने बियर करा था, त्याग करा है, उसके अनुसार इनमें बढ़ जाएंगे 3600 रुपए। तो जो 13,600 रुपए लेकर के आ रहे हैं, बाद में क्या होगा, इसमें से जो 3600 रुपए रहेंगे जो किसके हैं, गुडविल के हैं, ये किसको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे ए और बी को, है ना, क्योंकि ए और बी ने ही त्याग करा है। तो ए और बी को ये मिल जाएंगे, किस अनुपात में मिलेंगे, त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में मिलेंगे, 3600 रुपए की जो गुडविल है किस अनुपात में बांटी जाएगी, पुराने साझेदारों के बीच में, त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो बस वहीं पर अब हम एंट्री कर देंगे कि नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि को पुराने साझेदार द्वारा व्यापार में ही रहने देना। फॉलोइंग आर द क्या है, अलाउिंग द मनी bought in by the new partner to remain in the बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर क्या गुडविल की रकम को बाहर ले जा रहे हैं, व्यापार से निकाल रहे हैं, तो नहीं निकाल रहे हैं, वो क्या रख रहे हैं, व्यापार में ही रख रहे हैं। पर इस पर किसका हक है, जो गुडविल की रकम 3600 रुपए आई है, इस पर किसका अधिकार है, तो इस पर ओल्ड पार्टनर का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का क्या किया है, त्याग किया है। तो किस अनुपात में और इनको ये गुडविल पर हिस्सा मिलेगा, तो त्याग के अनुपात में इनको गुडविल में हिस्सा मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं और उसकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं फटाफट से। चलिए
क्या बोल रहे हैं, इस दशा में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा अपने त्याग के अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, और उसे व्यापार से नहीं निकालेंगे। तो प्रविष्टि क्या होगी, तो भाई देखिए सिंपली कौन लेकर के आ रहे हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, 13,600 रुपए आ रहे हैं। 13,000 रुपए कैसे लेकर के आ रहे हैं, 13,600 रुपए कैश में लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें से 10,000 रुपए तो वो क्या लेकर के आ रहे हैं, 10,000 रुपए तो वो कैपिटल के लेकर के आ रहे हैं। किसके लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल के, सी अपने कैपिटल के लेकर के आ रहे हैं। और जो 3,600 रुपए जो क्या है, 3,600 रुपए हैं, वो किसके हैं, वो 3,600 रुपए तो गुडविल के। तो गुडविल के किसके कारण गुडविल लेकर के आ रहे हैं, ए और बी के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया है, त्याग किया है। तो बस ए और बी के लिए जो गुडविल की रकम लेकर के आ रहे हैं, वो किस अनुपात में बांट देंगे, वो त्याग के अनुपात में बांट देंगे। तो 1,950 रुपए किसको मिल जाएंगे, ए को, और बी को कितने मिल जाएंगे, 1,650 रुपए। समझ में आया, ये जो आंसर ऊपर चल रहा है इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला आंसर, इसमें हमने क्या करा है, त्याग का अनुपात का कैलकुलेशन करेंगे और आराम से त्याग के अनुपात में हम बांट देंगे। त्याग का अनुपात का कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, नया अनुपात, पुराना अनुपात क्या था, त्याग का अनुपात में पुराना माइनस नया, तो पुराना अनुपात क्या था, ये रहा पुराना अनुपात 5:3। ठीक है, और 4:3 है। ठीक है, तो 5:3, तो 5 बराबर 8, 5:8 का रेशो क्या है, ओल्ड रेशो, 5:8 का रेशो क्या है, 5:8 क्या है, ओल्ड अनुपात है। ठीक है, टोटल ये आ गया हमारा 8, ये रख दिया। नया अनुपात क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, 5/8 ये रहा। इसको क्या कर देंगे, सॉल्व, ओल्ड में से क्या कर देंगे, न्यू माइनस कर देंगे। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 72। एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, 72 ले लिया। अगर आप सॉल्व भी करेंगे एलसीएम लेकर के तो भी आ जाएगा, 8 और 9 को रख करके करेंगे तो ये देखिए 2:2, यहाँ आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 9, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 9, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 9, फिर यहाँ रखेंगे क्या 3, तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1। समझ में आई बात, तो ये आ गया। तो क्या आ गया, 2:2:2:2:3:3। ठीक है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया क्या आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये लग दिया हमने एलसीएम क्या, 72। 72 एलसीएम रख दिया, देख लिया। ये एलसीएम निकालते हुए एक बार और देख लीजिएगा आप भी, है ना, ये एलसीएम हमने निकाल लिया। तो 72 आ गया। अब 72 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 72 आ जाए, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 72 आ जाए। तो बस ये हमने पढ़ लिया 8 का पहाड़ा, 72 डिवाइडेड बाय 8 कितनी बार, 1 मिनट, 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 बार। तो 9 का पहाड़ा हमने पढ़ा 9, 1 मिनट, 9 का पहाड़ा पढ़ा तो कितनी बार आ गया 9। ठीक है, और अब इस 9 को क्या करेंगे, 5 में इंटू कर देंगे, तो 9 पंजे क्या आ जाएगा 45, तो यहाँ क्या आ गया 45। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 72 आ जाए, तो देखिए 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, है ना। 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। तो देखिए 72 डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, 72 डिवाइडेड बाय, 1 सेकेंड, 72 डिवाइडेड बाय, 72 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 72 डिवाइडेड बाय 9 कितनी बार पढ़ा, 8 बार, सॉरी 72 डिवाइडेड बाय 9 कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो ये 8 आ गया। अब 8 में कितना इंटू करेंगे, 8 में इस 4 का इंटू करेंगे, तो 8 में इस 4 का इंटू कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32, ये 32 रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 में से 32 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे, देखिए 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, और इधर ये 1, कितने हो जाएंगे 13, 13/72 क्या आ जाएगा 13/72, ये आ जाएगा हमारा त्याग का अनुपात, किसका आ जाएगा 1 का। ठीक है, अब ये 72 वापस एलसीएम लिया, है ना, 72 एलसीएम रख लिया। अब कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, है ना। कितनी बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 72 आ जाए तो 9 बार, तो 9 × 3, 9 × 3 कितने हो जाएंगे, 9 × 3, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 27। ठीक है, ये देखिए मैंने वापस से आपको बता देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 8 कितने आए 9, 9 इंटू 9 इंटू कितना आ जाएगा 3, 9 × 3 ये हमने रख दिया, कितने आ गए 7, 27, ये 27 हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 72 का पहाड़ा 9 बार कितनी बार पढ़े कि 72 आ जाए, 9 का पहाड़ा कि 72 आ जाए, तो 8 बार, तो ये 8 रख दिया, और 8 में इंटू कितना कर देंगे 2 का, तो ये 2 का इंटू कर दिया, तो कितने हो गए 16। तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, सॉरी 27,
यहाँ रख देंगे 27, 27 में से क्या माइनस कर देंगे, 27 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो ये 27 माइनस 16 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फटाफट से बता दीजिए, तो क्या आ जाएगा 11, 11/72। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो ये हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया 13/11, क्या आ गया 13/11, ये क्या हो गया हमारा त्याग का अनुपात। समझ में आया, ये सॉल्व क्वेश्चन समझ में आया, पूरा कंसेप्ट समझ में आया, तो बस हमने ले लिया 13/11। अब 13/11 में हम क्या करेंगे, 3600 रुपये जब हम बांटेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो देखिए 13/11 में बांट देते हैं, एक सेकंड रुकिए मैं बांट देता हूँ। तो देखिए 13 + 11 कितने आ रहे हैं, 24। 24 को भी डिवाइड किससे करेंगे, 3600 से। तो देखिए 3600 डिवाइडेड बाय 24, क्या करेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 13, कितने आए 1950। तो देखिए यहाँ 1950 आ गया। अब वापस से करेंगे 150 इंटू 11, कितने आ गए 1650। क्या 1650 आ रहा है, हाँ 1650 आ रहा है। समझ में आया, तो 1950 ए का हिस्सा हो जाएगा और 1650 किसका हिस्सा हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया पूरा, ये समझ में आया, त्याग का अनुपात निकालना समझ में आया जो हमने निकाला एक बार, समझ में आया। डिटेल में मैं इसलिए आराम से हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये जो, अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे रखा था, बट ये स्टेप कभी आपसे छूट जाए तो आपको समझ ना आए, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व करके आपको बता दिया। समझ में आया कंसेप्ट पूरा। चलिए, तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे की, जो साझेदारों के ख्याति के प्रकार और आगे है, कि जब साझेदार राशि नहीं लेकर के आते हैं तो क्या करेंगे, कैश में लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, अगर पुराने साझेदार द्वारा जो राशि लाई गई उसको क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, तो उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद अगर वो राशि नहीं लेकर के आते हैं तो फिर उसको कैपिटल अकाउंट से कैसे करते हैं, या ऋण खाते में ट्रांसफर करते हैं, ये सारी हमारा इसमें। अब बस जेवी बाकी है, ये जेवी समझनी है गुडविल का, जो मेन होता है वो गुडविल का इसी का होता है कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन होता है नए साझेदार के प्रवेश पर, तो वो हम डिटेल में समझ लेंगे, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।